इस लेक्चर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सितंबर 21 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको देखते हैं। ऑरेंज लिमिटेड, OL manufactures four products A, B, C, and D. The information related to its inventory of each product for the year ended 30th June 2021 is as follows. तो 2021 का जो है हमें डेटा दे दिया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स दे दिए हैं 15,000, 25, 5 और 8,000। कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू। रिटेल प्राइस दे दी है, फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे दिया है। तो इसके जरिए से हम NRV फाइंड कर सकते हैं। डिफेक्टिव यूनिट्स भी हमें कुछ दिए हुए हैं A और B के। तो इसका मतलब कुछ A में जो है पूरे 15,000 जो है वो सही यूनिट्स नहीं है, इसमें कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं। सिमिलरली B में भी कुछ 4,000 के डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, और ये ऑलरेडी इंक्लूड है, इसमें इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद रीवर्क कॉस्ट दी हुई है डिफेक्टिव यूनिट्स पर। ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं इसके ऊपर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट तो लगेगी 80 और 75 की, प्लस इसके ऊपर 260 और 320 की रीवर्क कॉस्ट भी लगेगी। उसके बाद ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी का ये हमें दिया हुआ पॉइंट। प्रोडक्ट सी के लिए a discrepancy of 900 completed units was observed on investigation. It was found that 5,600 units जो हैं वो हमने सप्लाई किए कस्टमर को, जो कि हमने एरोनियसली गलती से रिकॉर्ड कर दिए एज 6,500 यूनिट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 5,600 और 6,500 का, वो 900 का ही है। तो ये जो 900 के यूनिट्स हैं ये हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करे हुए हैं। इट वॉज फाउंड दैट 5,600 यूनिट्स हमने सप्लाई किए, लेकिन जो हमने रिकॉर्ड कर लिए वो 6,500। तो इस पॉइंट को देखते हैं। द डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस। डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस पे सोल्ड होंगे विदाउट इंकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, the products similar to B and D offered by the competitors are available in the market at a discount of 15% or 20%। B और D जो है वो उस पे मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं। तो OL would have to suggest its sales price accordingly, adjust its सेल प्राइस। OL जो है वो भी अपनी प्राइजेस जो है B और D की वो एडजस्ट कर लेगा 15 और 20% के बाद। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट क्या है? Prepare entries to record the adjustment that need to incorporated for correct valuation of inventory। तो पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमें करेक्ट अमाउंट निकालनी है, फिर उसकी एंट्री पास कर देनी है। उसके बाद डिटरमाइन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30th जून 2021 की। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए या ए को सॉल्व करते हैं। ए के यूनिट्स, पर यूनिट का रेट और अमाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो अमाउंट दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स गिवन है हमें एक है वो 15,000 है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो 15,000 है, और कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड इज 800। तो 800 जो है वो पर यूनिट अमाउंट आ गई। तो बुक्स में ये ऑलरेडी कितने पे थे? 12000000 पे थे, 120 मिलियन पे थे। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद पॉइंट्स देखते हैं। उसके बाद रिटेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स। इस रिटेल प्राइस में 10% का जो है वो सेल्स टैक्स भी है। तो सेल्स टैक्स को हटा के प्राइस लेंगे, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है 10% की, 1144 में। यहाँ पे एक वर्किंग कर लेते हैं। सेल्स प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट इसको बेचने में जो लगेगी, फिर अगर कोई फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो आ जाएगी, तो हमारे पास NRV आ जाएगी। अच्छा, फिर हमें डिफेक्टिव यूनिट्स बताए हुए 2400 के ए में। ए के अंदर कुछ यूनिट्स जो हैं वो गुड हैं, वो कुछ यूनिट जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो गुड यूनिट डिफेक्टिव यूनिट्स हमें दिए हुए 2400 के।
तो गुड जो है वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1 to 600 के गुड यूनिट्स हो गए। अच्छा, के बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 80। अच्छा, पहले रिटेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था 11,144 की। रिटेल प्राइस जो थी 11,144 की, इसके अंदर इंक्लूड है 10% का सेल्स टैक्स, तो इसका मतलब ये 110 पे है, हमें 100 पे जाना है। तो 10,440 की रिटेल प्राइस आ गई। कॉस्ट जो थी, कॉस्ट इस पे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लग रही है 80 की। 80 की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ गई। उसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स हमने 2,400 ले लिए, और रिवर्क कॉस्ट लग रही है डिफेक्टिव यूनिट्स पर 260 की। तो 1040 यहाँ पे भी है, 80 की यहाँ पे भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे लग रही है 260 की। 260 की फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लग रही है। तो एनआरवी आ जाएगी हमारे पास। सेलिंग प्राइस में से सारी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 960 और 70 की। अच्छा, ये हमने रिटेल प्राइस भी ले ली है, 15,000 यूनिट्स भी ले लिए। अब अब एक ये पॉइंट है, द डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस। तो क्वेश्चन में एक से ज्यादा एनआरवीज दी हुई होती हैं। तो यहाँ पे भी गिवन है, जैसे डिफेक्टिव यूनिट की एक एनआरवी ये थी जिसमें फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रही थी। एक एनआरवी उन्होंने दी हुई है कि जो सेल प्राइस है इसका 60%, 60%, 624 आ गया। यहाँ बताया हुआ 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। तो इसके ऊपर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी नहीं आएगी और कोई रीवर्क कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो डायरेक्ट बस 624 जो है हमारे पास। एक डिफेक्टिव यूनिट्स की रिटेल प्राइस 700 आ गई, एक डिफेक्टिव यूनिट्स की रिटेल प्राइस 624 आ गई। तो जो भी इसमें से हायर एनआरवी आ रही होगी वो हमारे लिए रेलिवेंट होगी, तो 700 हमारे लिए रेलिवेंट है। अब हमने इसको कंपेयर करना है कॉस्ट से। तो गुड यूनिट्स जो हैं उसको हम 800 पर रखें या 960 पर रखें। तो एनआरवी को हम हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी पर रखते हैं, कॉस्ट को हमेशा एनआरवी और कॉस्ट में से जो लोअर आ रहा होता है उस पर रखते हैं। तो 800 लोअर आ रही है अमाउंट, तो गुड यूनिट्स जो हैं वो तो 800 पे आ जाएंगे। अब जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो उनको 800 पे रखें या 700 पे रखें, तो लोअर जो अमाउंट आ रही है वो 700 की आ रही है। तो ये दोनों अमाउंट्स हमने लिए हैं। तो हमने डिफेक्टिव यूनिट्स को 700 पे रखा है। 2,400 इंटू 700, टोटल 11,760,000 की अमाउंट आ गई। अब इसको ओरिजिनल जो बुक्स में थी उससे कंपेयर करें तो कितना हमें लॉस आ रहा है। ओरिजिनल इस अमाउंट पे था, और आफ्टर डिफेक्टिव यूनिट्स 22,40,000 का हमें लॉस आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस की अमाउंट आई है ये नॉर्मल लॉस है। और नॉर्मल लॉस की जो एंट्री होती है वो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लेके जाते हैं। तो इसको पार कर देते हैं एंट्री को, COGS डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 2,40,000 से। तो ये हमारे पास ए जो है वो पूरा सॉल्व हो गया है। हमने गुड यूनिट्स को जो है वो 800 पर ही रखा है, क्योंकि जो उसकी एनआरवी थी वो 960 थी। तो लोअर जो थी वो 800, इसलिए हमने 800 पर रखा। डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी जो आ रही है वो 700 है, कॉस्ट 800 थी, तो इसलिए हमने उसको लोअर अमाउंट पे रखा जो कि है 700। और 2,40,000 का जो हमें लॉस आया, डिफरेंस जो आया 2,40,000, वो नॉर्मल लॉस था। उस नॉर्मल लॉस की हमने एंट्री पार कर दी, COGS डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। प्रोडक्ट, सिमिलरली प्रोडक्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट बी के यूनिट्स रेट अमाउंट आ जाएगी
तो प्रोडक्ट बी को देखते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री के प्रोडक्ट बी के जो यूनिट्स थे वो 25,000 आ रहे हैं। 25,000 यूनिट्स आ रहे हैं। उसका जो कॉस्ट पर यूनिट का रेट आ रहा है वो हमें 700 दिया हुआ है। तो रेट हमें 700 दिया हुआ है। तो बुक्स में जो अमाउंट आ रही होगी वो 175,000,000 की अमाउंट आ रही होगी। उसके बाद रिटेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है 990 की। इसके अंदर भी 10% का सेल्स टैक्स शामिल है। तो 990 990 जो है इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है। तो ये 110 पे अभी। तो इसको हम 100 पे ले जाएंगे। तो 900 अमाउंट आ गई। उसके बाद सेल्स टैक्स की ओ इसकी रिटेल प्राइस की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है 75। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 75 दी हुई है। और डिफेक्टिव यूनिट्स जो दिए हुए हैं वो 4,000 डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। इस 25,000 के अंदर कुछ गुड गुड यूनिट हैं, कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। तो इस 25,000 के अंदर 4,000 के डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। 25,000 माइनस 4,000 तो गुड यूनिट्स 21,000 के आ गए। उसके बाद रीवर्क कॉस्ट जो है डिफेक्टिव यूनिट्स पे वो 320 की है। रीवर्क कॉस्ट डिफेक्टिव यूनिट्स पे 320 की है। यहाँ पे भी 900 ही सेलिंग प्राइस होगी और 75 वेरिएबल कॉस्ट जो और लग रही है वो होगी। तो एनआरवी फाइंड हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद नीचे पॉइंट्स देख लेते हैं बी के लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो। एक तो ये पॉइंट है कि 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस वाला विदाउट इंकरिंग एनी रिवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे भी सेम एक और डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी दी हुई है 900 का 60% कह रहे हैं एक एनआरवी है। कोई इस पे वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी, कोई रिवर्क कॉस्ट भी नहीं आएगी, तो बस 540 एक हमारे पास आ गई। तो हायर अमाउंट इन दोनों में से, दोनों डिफेक्टिव यूनिट्स की जो दो एनआरवी थी उसमें से 540 जो है हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगी। उसके लिए उसके बाद जो ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। बी पे बी पे जो है उसकी रिटेल प्राइस पे जो डिस्काउंट आ रहा है 15% का आ रहा है। मतलब ये जो है 900 हम नहीं ले सकते हैं। ये है 100% पे, इसको अभी हमने 15% के डिस्काउंट के बाद लेने हैं। मतलब कि अगर 100 पे है तो मैं इसको 85 पे ले जाता हूँ ताकि इसके अंदर से 15% का डिस्काउंट लेस हो जाए। तो वो डिस्काउंट लेस हो गया। उसके बाद जो है बी के लिए बस यही दो पॉइंट्स है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि गुड यूनिट्स के लिए 700 कॉस्ट है और इसकी एनआरवी 690 है। तो हमें किस पे रखना चाहिए? हमें लोअर पे रखना चाहिए जो कि 690 पे। सिमिलरली डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए भी 700 को कंपेयर करते हैं 459 से, तो 459 कम है तो यही हम 459 रखेंगे। तो गुड यूनिट्स के लिए 690 और डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए 459। 21,000 इंटू 690 अमाउंट आ जाएगी। सिमिलरली डिफेक्टिव की भी अमाउंट आ जाएगी। और ये इनकी एनआरवी की अमाउंट, इन्वेंट्री की अमाउंट आ गई। इसको अब कंपेयर करते हैं जो बुक्स में अमाउंट थी उससे। तो 175,000,000 बुक में थी, इसको हमने इससे लेस कर दिया तो 117,400,000 की अमाउंट आ गई हमारे पास। तो ये जो डिफरेंस आया है ये नॉर्मल लॉस है। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। ये जो हमें लॉस हुआ है सीओजीएस को डेबिट कर देते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट जो है वो 117,400,000 की आ जाएगी।
तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बी था वो भी सॉल्व हो गया। अब इसको प्रोडक्ट सी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सी के लिए, सी के हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 5000 की। सी की क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 5000 की। लेकिन एक जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी, जब हमने साल के एंड पे फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट करने गए तो डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 completed यूनिट्स वाज ऑब्जर्व्ड। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 5600 यूनिट्स हमने सप्लाई किए थे, लेकिन जो हमने रिकॉर्ड कर लिए वो 6500 यूनिट्स के कर लिए। मतलब हमने ज़्यादा से इन्वेंट्री कम कर दी, तो अब बस 900 से हमने इन्वेंट्री बढ़ा देनी है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इन्वेंट्री को बढ़ा देना है। तो 5900 यूनिट्स हो जाएंगे। पहले 5000 थे, उसके ऊपर जो रेट अप्लाई हो रहा था वो 900 पर यूनिट का था। 900 पर यूनिट का था। तो अमाउंट आ रही थी बुक्स में 4500 की। अब जो है वो 5900 यूनिट्स हो गए। तो रिटेल प्राइस पर यूनिट जो दी हुई है वो 1320 की दी हुई है। 1320, 1320। ये भी, इसके अंदर भी सेल्स टैक्स शामिल है 10% का, तो ये 110 पे हम इसको 100 पे ले जाएंगे। तो 1200 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट सी में हमने 1320 हो गया। फिर उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट 100 की। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 100 की दी हुई है। एस्टिमेटेड रिवर्क कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो सिंपल हमारे पास एनआरवी आ जाएगी 1100 की। तो 1100 और 900 को कंपेयर करेंगे तो लोअर जो है हमारे पास रेट की अमाउंट आ रही है 900। तो इसी 900 पे ये 5900 वाले यूनिट्स भी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो डिफरेंस देखते हैं। 8,10,000 रुपये से इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड हुई है, तो हमने इन्वेंट्री को और रिकॉर्ड कर लेना है। इन्वेंट्री डेबिट और सीओजीएस को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट जो है 8,10,000 आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट सी में, और हमें ये प्रोडक्ट पीओडी का पॉइंट था। अच्छा, प्रोडक्ट सी में डिफेक्टिव यूनिट तो हमारे पास सही नहीं। कोई डिफेक्टिव यूनिट्स नहीं था, इसलिए 0.3 भी नहीं लगेगा इसके ऊपर, 2 भी नहीं लगेगा। और 1 पॉइंट को हमने अप्लाई कर दिया। तो बस उसके बाद अब प्रोडक्ट डी को, फाइनल जो प्रोडक्ट है हमारी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो डी के 8000 यूनिट्स हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के। डी के जो है वो 8000 यूनिट्स हैं। उसके ऊपर जो रेट लग रहा है वो 1275 का है। 1275 का है। तो अमाउंट जो आ जाएगी 8000 इंटू 1275। उसके बाद रिटेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है 1980 की। 1980, 110 पे है, इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, इसको हमने सेल्स टैक्स हटा के 100 पे ले जाना है। तो 1800 आ गई। उसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स तो कुछ भी नहीं है, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट जो कि है 110 की। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 110 की दी हुई है।
अच्छा, इसके ऊपर पॉइंट डी लगना था कि जो मार्केट में ऑफर हो रही है प्राइस, वो 20% डिस्काउंट के बाद हो रही है डी के लिए। तो हम भी इसके अंदर से 20% डिस्काउंट हटा देंगे। तो अगर ये 100 पे है, मैं इसको 80 पे ले जाता हूँ ताकि 20% डिस्काउंट इसमें से लेस हो जाए। तो 1440 पे आ गए। क्या किया पहले इसमें से, ये 110 पे थी, मैं 100 पे ले गया ताकि इसके अंदर से सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है पहुंच जाए। फिर मैं इसको 80% पे ले गया ताकि इसके अंदर जो 20% का डिस्काउंट जो था वो मैंने इसको लेस करके 80 पे ले गया। के बाद एनआरवी फाइंड कर लेते हैं। 1440 माइनस 110, तो 1330 की एनआरवी आ गई। एनआरवी और रेट को हमने जब कंपेयर किया तो रेट जो 1275 है, यही अप्लाई हो जाएगा। 8000 इंटू 1275, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो बुक्स में इन्वेंट्री थी वही इन्वेंट्री है, तो इसलिए इसकी कोई एंट्री भी पास नहीं होगी। क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है तो एंट्री क्या पास होगी इसकी। इसमें 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस वाला इफेक्ट जो है हमने लिया। हमने पहले क्या किया है, सेल्स टैक्स को हमने 10% इम्पैक्ट ले लिया, 20% का ये इम्पैक्ट ले लिया, और 60% का हमने करंट रिटेल प्राइस का भी इम्पैक्ट लेना था। तो 100 इसको हमने क्या कह रहे थे, डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो जब इसमें डिफेक्टिव यूनिट्स ही नहीं है तो इसलिए हमने इधर इम्पैक्ट भी नहीं लेंगे। तो यही क्वेश्चन था बस। इसमें हमने क्या किया है, जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में एडजस्टेड वैल्यू मांग रहे थे, तो ये सारी हमने एडजस्टेड वैल्यूज ही फाइंड की हैं। 117600 की ये वाली एडजस्टेड, ये सारी एडजस्टेड वैल्यूज भी फाइंड हो गई। ये जो एंट्रीज मांगी थी ये हमने एंट्रीज भी कर दी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।